बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय सेकंड पढ़ाया जा रहा है और अध्याय सेकंड का शीर्षक आपको बार बार बताया जा रहा है, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग या राजस्थानी चित्रकला शैली। तो राजस्थानी शैली का विकास हर वीडियो में बताया जा रहा है आपको कि राजस्थानी शैली का विकास 4 संभागों या 4 स्कूलों में हुआ है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, जो राजस्थानी शैली के प्रमुख केंद्रों में गिने जाते हैं। इनके अलावा अन्य प्रमुख केंद्र हुए थे या उप शैलियाँ हुई थी, जिनमें मेवाड़ में नाथद्वारा, मारवाड़ में किशनगढ़ और बीकानेर, और हाड़ौती में कोटा बूंदी और ढूंढाड़ में जयपुर आदि प्रमुख रही हैं। इन चारों शैलियों का जो प्रमुख केंद्र हैं या चारों स्कूल हैं, इन स्कूलों का राजस्थानी शैली में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिन स्कूलों में से अंतिम स्कूल ढूंढाड़ शैली को पढ़ रहे हैं आज अपन, और जो राजस्थानी शैली है उसका 10वां भाग पढ़ रहे हैं अपन आज, जिसमें ढूंढाड़ शैली को पढ़ेंगे। तो ढूंढाड़ शैली को वर्तमान में मेवात शैली के नाम से जाना जाता है। आप इसको लिख सकते हो कि ढूंढाड़ शैली को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मेवात शैली के नाम से। वैसे जयपुर शैली के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ठीक है भाई। पहले ढूंढाड़ में आने वाले क्षेत्रों में जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी क्षेत्र प्रमुख थे। इन क्षेत्रों में जिस कला शैली का विकास हुआ था उसे ढूंढाड़ शैली के नाम से जाना गया। यहाँ जयपुर में जो राजा थे वो कच्छावा वंशी राजा थे। उन कच्छावा वंशी राजपूत राजाओं के छत्र छाया में जिस कला शैली का विकास हुआ उसे ढूंढाड़ शैली या जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। जयपुर से पहले यहाँ जो राजधानी थी वो आमेर थी। आमेर में एक सूरत खाना था, अर्थात सभ्य चित्रण करने का कारखाना था, व्यक्ति चित्रण बनाने का एक कारखाना था। लेकिन महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर राज्य की स्थापना की और आमेर के जो सूरत खाना था उसे जयपुर में स्थापित किया गया। लेकिन 19वीं सदी में जाकर अंग्रेजी प्रभाव बढ़ने से हमारी जो ढूंढाड़ शैली है वह अपनी मौलिकता को नष्ट करती हुई या ख़त्म करती हुई नज़र आती है। महाराजा राम सिंह के समय यहाँ की कला को आगे बढ़ाने की दृष्टि से 1857 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई, जिसको महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जाना गया और स्थानीय भाषा में हुनरी मदरसा के नाम से जाना गया। लेकिन वर्तमान में उसको राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर में किशनपोल बाजार स्थित है। यहाँ पर ललित कला की 5 कलाओं का अध्ययन कराया जाता है। चित्रकला, मूर्तिकला, काव्यकला, संगीत कला और स्थापत्य कला, अर्थात ललित कलाओं का अध्ययन कराया जाता है यहाँ पर। लेकिन जब स्थापित हुई थी उस समय सबसे पहले यहाँ पर हस्तकलाओं का अध्ययन कराया गया था। ठीक है भाई। यहाँ जयपुर शैली को जब अपन पढ़ेंगे तो जयपुर शैली की कुछ चित्रों की विशेषताओं में अपन पढ़ेंगे कि यहाँ के स्त्री पुरुष आकार जो बनाए गए थे वो सामान्य कद काठी के बनाए गए, और इनके जो नैन हैं वो नैनों को मीनाकृत नैन बनाए गए थे। वैसे इसे यूँ कह सकते हैं कि जयपुर स्थापत्य और वहाँ की बसावट की दृष्टि से बहुत सुंदर शहर है, जिसके विषय में कहा भी जाता है कि जयपुर देखा न गलता न आया, वो दुनिया में यूँ ही आया। इसलिए जयपुर मतलब स्थापत्य कला की दृष्टि से और बसावट की दृष्टि से वह सुंदर शहर है। ठीक है, जिसको पिंक सिटी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। तो अपन ढूंढाड़ शैली का परिचय पढ़ते हैं। ढूंढाड़ शैली का परिचय। ढूंढाड़ शैली को वर्तमान में मेवात शैली या जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था मेवात शैली कह दो या जयपुर शैली कह दो। पहले इस क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में आपको लिख लेना है कि इस जयपुर में पहले या ढूंढाड़ में पहले आने वाले क्षेत्रों में जयपुर, उनियारा, शेखावाटी और अलवर था। जयपुर देश विदेश में अपने नगर विन्यास, वास्तु सौंदर्य और चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। महाराजा सवाई जयसिंह 1699 से 1643 ईस्वी के मध्य मतलब 1627 ईस्वी में स्थापित जयपुर राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात जयपुर राज्य की जो स्थापना की वो की स्थापना किसने की? महाराजा सवाई जयसिंह ने की। महाराजा सवाई जयसिंह ने कब की?
1627 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी, जो अपना महत्वपूर्ण स्थान कलात्मक दृष्टि से रखता है। कच्छावा वंश की रियासत आमेर उत्तर काल में जयपुर स्थानांतरित हुई। मतलब कच्छा वंश की जो रियासत थी या राजधानी थी आमेर, वो आमेर उत्तर काल में, अर्थात जो ढलता हुआ काल है उस ढलते हुए काल में जाकर, मतलब उत्तर काल में जाकर आमेर से जयपुर को राजधानी स्थानांतरित कर लिया गया था। और 16वीं सदी में मुगलों की अधीनता स्वीकारने और अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप जयपुर के साथ मुगलों के संबंध मैत्रीपूर्ण बने रहे। अर्थात इसमें क्या है कि मुगलों से इनके घनिष्ठ संबंध हो गए। घनिष्ठ संबंध होने के पीछे एक कारण भी रहा है कि अकबर का जयपुर के महाराजाओं से वैवाहिक संबंध हो गए थे, और वैवाहिक संबंध हो जाने के कारण मुगलों और जयपुर के महाराजाओं के आपस में घनिष्ठ संबंध हो गए थे, जो मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे आगे तक भी। महाराजा मानसिंह के मुगल साम्राज्य अंतरंग संबंधों के कारण जयपुर रियासत का कलात्मक विकास अधिक हुआ। अर्थात यहाँ के महाराजा जो मानसिंह थे, जयसिंह के बाद महाराजा मानसिंह के मुगलों से अंतरंग संबंध रहे थे, अर्थात आंतरिक संबंध रहे थे, और आंतरिक संबंध होने के कारण यहाँ की जो कला शैली है उस कला शैली का विकास अधिक हुआ। 1616 से 1614 ईस्वी तक आमेर के पास प्राप्त भित्ति चित्र शैली के प्राचीनतम उदाहरण है। अर्थात आमेर में इस शैली के जो प्राचीनतम कलावशेष प्राप्त होते हैं वो भित्ति चित्रों के रूप में आमेर से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त बैराट के बाग, मौजमाबाद की छतरियाँ, भारमल की छतरी और अकबरकालीन रज्मनामा नामक सचित्र ग्रंथ जयपुर शैली की समृद्ध परंपरा को रेखांकित करती है या करते हैं। रज्मनामा ये अपने महाभारत का नाम है, जिसको अकबर के काल में इसको चित्रित किया गया था। जयपुर शैली के विकास का दूसरा जो चरण आता है वो चरण मिर्जा राजा जयसिंह 1625-1667 से प्रारंभ होता है, जिनके दरबार में बिहारी जैसे रीतिकालीन कवि राजा के दरबारी रतन थे। बिहारी जैसा इनके दरबार में क्या था, कवि था, जिसका जो रीतिकालीन था, जिसके काव्य की रचना जो की गई थी उनका हमारी कला पर या ढूंढाड़ शैली पर प्रभाव पड़ा। 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना में कलाओं के उत्थान में भी विशेष योगदान दिया। अर्थात महाराजा जयसिंह ने जब 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की तो जयपुर की स्थापना के साथ कलात्मक उत्थान में भी उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि क्या किया सवाई जयसिंह ने, और वहाँ जो आमेर में सबिया खाना था उसे जयपुर में स्थापित कर दिया था। सवाई जयसिंह के सुपुत्र ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम नामक चित्रकार था। सवाई जयसिंह के पुत्र हुए थे ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह के समय जो चित्रकार था उसका नाम था साहिब राम, जिसने आदम का चित्र बनाए थे। ये किसके समय, ईश्वरी सिंह के समय बनाए थे, और साहिब राम के द्वारा आदम के कद चित्र बनाए गए थे। सवाई माधव सिंह प्रथम के समय 1750 से 1767 ईस्वी तथा पुंडरीक जी की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्र बने। सवाई माधो सिंह के समय क्या है, पुंडरीक जी की हवेली में क्या बने थे, भित्ति चित्र बने। यही नहीं, सवाई जयसिंह ने सूरत खाना भी खोला। अर्थात सवाई जयसिंह ने जयपुर में क्या खोल दिया, सूरत खाना। इस सूरत खाना को आप कहते हैं सबिया खाना। सबिया खाना का मतलब होता है व्यक्ति चित्र बनाने का एक कारखाना खोला गया, जो कहाँ पर, आमेर से जयपुर स्थानांतरित कर लिया था। जहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे, चित्रकार जहाँ चित्रों का निर्माण करते थे उस स्थान को क्या कहा गया, सूरत खाना कहा गया, या सबिया खाना कहा गया, या व्यक्ति चित्रण खाना कहा गया। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। इस समय के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह और साहिब राम थे। किसके समय के, ये ईश्वरी सिंह के नहीं, माधव सिंह के समय के। कौन थे, एक तो ये थे चित्रकार मोहम्मद शाह और एक साहिब राम नाम के थे, जिनके द्वारा रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा और नवसर, नवरस, रागमाला जैसे चित्रों का अंकन किया गया था। ठीक है भाई। अब यहाँ मोहम्मद शाह और साहिब राम नाम के दो कलाकार थे। इनके बाद सवाई जयसिंह के बाद उसके पुत्र महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ गए। इस समय चित्र सृजन केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर में आ गया था। ईश्वरी सिंह के समय अपन पढ़ चुके हैं कि ईश्वरी सिंह के समय क्या आ गया, सूरत खाना। कहाँ से आ गया, आमेर से कहाँ आ गया, जयपुर में आ गया। इनके समय में व्यक्ति चित्र व पशुओं की लड़ाई के अनेक चित्र बने। इनके समय में क्या बने, व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्रों को सबिये कहते हैं, सबिये चित्र।
सभ्य चित्र कहा जाता है, अर्थात सभ्य चित्र का अर्थ होता है व्यक्ति चित्र। और पशुओं की लड़ाई के अनेक चित्र बने, इनमें सवाई, यहाँ है समाई की जगह सवाई कर लेना इसे, सवाई ईश्वरी सिंह सवारी करते हुए नामक चित्र उल्लेखनीय है। इस समय का सवाई ईश्वरी सिंह सवारी करते हुए चित्र प्रमुख उल्लेखनीय है। 1743 ईस्वी में तिथि युक्त कृष्ण रुक्मणी वेली भी चित्रित की गई, अर्थात 1743 ईस्वी में ईश्वरी प्रसाद के समय या ईश्वरी सिंह के समय और कृष्ण रुक्मणी वेली भी चित्रित की गई। साहिब राम और लाला चितेरा इस समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। ईश्वरी सिंह के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? साहिब राम और लाला चितेरा थे। उत्तर काल के राजाओं में पृथ्वी सिंह, अर्थात ईश्वरी सिंह के बाद आने वाले जो राजा थे उन राजाओं में पृथ्वी सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह के शासनकाल तक जयपुर कला, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। किस किस का बन गया? कला का, धर्म का और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। इस समय के चित्रों में रीतिकालीन साहित्य एवं धर्म प्रधान चित्रण का आधिक्य बढ़ गया। थी नहीं है, ये धी है, आधिक्य बढ़ गया था, अर्थात अधिकता बढ़ गई थी। उपलब्ध चित्र मतलब इसके आधिक्य किस तरह के चित्रों का बढ़ गया कि चित्रकार प्रसिद्ध थे। रुक्मणी वेली भी चित्रित की गई। साहिब राम और लाल चितेरा इस समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उत्तर काल के राजाओं में पृथ्वी सिंह, प्रताप सिंह, जगत सिंह के शासनकाल तक जयपुर कला, धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। इस समय के चित्रों में रीतिकालीन साहित्य एवं धर्म प्रधान चित्रण का आधिक्य रहा। उपलब्ध चित्र साक्ष्यों में राधा कृष्ण की लीला संबंधित चित्र, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, रागमाला, बारहमासा, ऋतुवर्णन, नायक नायिका भेद एवं राजसी जीवन और विशेषकर सभ्य चित्रण में आदम का चित्र प्रमुखता से बने। इनके समय उत्तर काल में, अर्थात ईश्वरी सिंह के बाद में जो शासक हुए थे उनके शासक के समय जयपुर कला और धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। इस समय जो चित्र बने थे वो रीतिकालीन साहित्य और धर्म प्रधान अधिक बने थे। उपलब्ध चित्र साक्ष्यों में राधा कृष्ण की लीला संबंधित चित्र, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, रागमाला, बारहमासा, ऋतुवर्णन, नायक नायिका भेद और राजसी जीवन और विशेषकर सभ्य चित्रण में आदम का चित्र प्रमुखता से बने। आपसे ये पूछा भी जाएगा कि जयपुर शैली में कौन कौन से विषयों पर आधारित चित्रांकन किया गया, तो रीतिकालीन साहित्य और धर्म पर आधारित चित्रों की अधिकता रही, जिनमें राधा कृष्ण की लीला संबंधी चित्र, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, रागमाला, बारहमासा, ऋतुवर्णन, नायक नायिका भेद एवं राजसी जीवन और विशेषकर सभ्य चित्र, जिसको व्यक्ति चित्र कहा जाता है, वो आदम का चित्र प्रमुखता से बने। महाराजा राम सिंह के समय बढ़ते अंग्रेजी प्रभाव और फोटोग्राफी के आविष्कार से अब महाराजा राम सिंह, इनके बाद जगत सिंह के बाद जो शासन पर बैठा वो महाराजा राम सिंह बैठा, और जब राम सिंह का समय रहा उस समय क्या है, अंग्रेजी प्रभाव बढ़ गया, और अंग्रेजी प्रभाव बढ़ गया, उसके साथ ही फोटोग्राफी का यहाँ आगमन हो गया, और फोटोग्राफी का और अंग्रेजी प्रभाव बढ़ जाने के कारण हमारे यहाँ की जो ढूंढाड़ शैली है वो ढूंढाड़ शैली की चमक फीकी पड़ गई थी, और फीकी पड़ने के कारण 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जयपुर शैली ने अपनी रसमयी मौलिकता से विमुख होकर कंपनी जो शैली आती है, कंपनी शैली है, ईस्ट इंडिया वाली जो कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो कला शैली का जन्म दिया उसे कंपनी शैली कहा गया। तो कंपनी के यथार्थवादी अंकन का हाथ थाम लिया, अर्थात हमारी जो राजस्थानी शैली की प्रमुख उपशैली या प्रमुख शैली है ढूंढाड़ शैली, या प्रमुख स्कूल है ढूंढाड़ स्कूल, वहाँ के जो कलाकार थे उन कलाकारों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जाकर अंग्रेजी जो प्रभाव है उसके प्रभाव में आकर कंपनी शैली की यथार्थवादिता के हाथ थाम लिए और हाथ थाम कर आगे बढ़ने लगे, अर्थात मौलिकता को खोने लगी थी। बाद में महाराजा सवाई राम सिंह ने यहाँ की कला के विकास की दृष्टि से 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की, जिसको वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसके समय, महाराजा राम सिंह के समय, कब, 1857 में, कहाँ पर स्थापना की, जयपुर में स्थापना की, जिसमें कौन सी कलाओं का अध्ययन कराया गया, ललित कलाओं का अध्ययन कराया गया। लेकिन प्रारंभ में यदि पूछा जाए तो इस स्कूल में प्रारंभ में कौन सी शिक्षा दी गई, तो हस्तकलाओं की शिक्षा दी गई। इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना गया, स्थानीय भाषा में इसके हुनरी मदरसा के नाम से जानते थे। यह आपको प्रश्नों में छोटे पॉइंटों में बना लेना चाहिए, क्योंकि इसके छोटे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि राजस्थान की, या यूँ कह सकते हैं
राजस्थानी स्कूल को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी स्कूल की स्थापना की गई थी? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना की गई। किसके समय की गई? महाराजा सवाई राम सिंह के समय की गई। कब की गई? 1857 में की गई। कहाँ की गई? जयपुर में की गई। प्रारंभ में उस स्कूल में किस तरह की शिक्षा दी गई? हस्तकलाओं की शिक्षा दी गई। और बाद में कौन सी कलाओं की शिक्षा देने लगे थे? ललित कलाओं की शिक्षा देने लगे थे। इस तरह की स्थापना की गई। और जयपुर शैली को, या कह सकते हैं अपन ढूंढाड़ शैली को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। जयपुर शैली के प्रमुख कलाकार, आप जयपुर शैली कह दो, चाहे ढूंढाड़ शैली कह दो, और चाहे मेवात शैली कह दो, इस शैली के प्रमुख कलाकारों में साहिब राम, लाल चितेरा, रामजी दास, घीसीराम, रघुनाथ, गोविंद, गोपाल, नवला, शिवदास, राम सेवक, शालिग्राम, लक्ष्मण, गोविंदा आदि प्रमुख कलाकार रहे। अब आपसे छोटे वाले प्रश्न जब पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो एग्जाम में हो सकता है किसी भी एक कलाकार का नाम लेके पूछ लिया जाए और कह दिया जाए साहिब राम किस शैली का प्रमुख कलाकार है, तो जयपुर शैली, मेवात शैली या ढूंढाड़ शैली का है। या फिर यूँ पूछ लिया जाए कि जयपुर शैली के प्रमुख कलाकारों के बारे में लिखिए या नाम लिखिए, तो आपको नाम सबका याद रखना होगा। साहिब राम, लाल चितेरा, रामजी दास, घासीराम, रघुनाथ, गोविंद, गोपाल, नवला, शिवदास, राम सेवक, शालिग्राम, लक्ष्मण, गोविंदा आदि प्रमुख कलाकार रहे। इस प्रकार जयपुर शैली के प्रमुख कलाकार, और प्रमुख कलाकारों के बाद आता है जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं। अब जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताओं में आपको फर्स्ट में मैंने बताया ही था कि प्रत्येक स्कूल की सबसे पहले आकृतियों को पढ़ते हैं अपन। आकृतियों में स्त्री पुरुष आकृति आती हैं, या पशु पक्षियों की आकृतियाँ आती हैं, या वनस्पति, या वहाँ का प्राकृतिक वातावरण आदि का आता है। तो यहाँ की जो स्त्री पुरुष आकृतियाँ बनाई गई हैं, वो आकृतियों को अपन पहले और दूसरी विशेषताओं के अंदर शामिल करके पढ़ रहे हैं। जैसे ढूंढाड़ शैली के चित्रों में पुरुष आकृतियाँ मध्यम कद काठी की, मतलब सामान्य कद काठी की बनाई, जैसे अपन जैसे होते हैं इस तरह की बनाई है। इसमें लंबा चौड़ा वगैरह या बढ़ा चढ़ाकर नहीं बनाया गया। गोल चेहरा बनाया गया, ऊंचा, जिसका उच्च ललाट बनाया गया है, ललाट को ऊंचा बनाया गया। छोटी नासिका बनाई गई, नासिका का मतलब नाक को छोटी बनाई गई है। मोटे अधर बनाए गए हैं, अधर का मतलब होठ होता है, होठ को मोटे बनाए गए हैं। मांसल युक्त चिब्बुक, चिब्बुक का तात्पर्य होता है ठोडी, ठोडी को मांसल युक्त बनाया गया है। इकैरी नहीं बनाई गई और ना आगे निकली हुई बनाई गई। मीनाकृत नयन, मतलब मीने के समान आंखों को बनाया गया है। वस्त्र आभूषणों में मुगलिया जामा, जामा मैंने आपको बार बार बताया कि जामा शरीर में ऊपर की तरफ जो पहना हुआ वस्त्र होता है उसे जामा कहते हैं, जिसमें कमर तक तो वो टाइट होता है, पूरी आस्तीन का होता है, और नीचे उसमें घेरदार होता है और घुटनों से नीचे तक होता है, उसे जामा कहते हैं। जो राजा महाराजा बादशाह लोग पहना करते थे, और उससे नीचे जो पैरों में पहना जाता है उसे पायजामा कहा जाता है। तो पाजामे से युक्त चित्रित किया गया। तथा दूसरी विशेषता में मैंने बता दिया आपको, स्त्री आकृतियां देखो। स्त्री आकृतियों को मीनाकृत नयन, लालिमा युक्त गोल चेहरे, उभरे अंगुली अधर, और कपोलों पर झूलती अलकें, अर्थात कपोलों पर झूलती बालों की लटें बनाई गई हैं। और मांसल यौवनी काया, शरीर को मतलब यौवनतापूर्ण बनाया गया है। अलंकृत राजस्थानी मुगल मिश्रित वस्त्राभूषणों के साथ चित्रित किया गया है। तो ये दोनों स्त्री पुरुष आकृतियों की विशेषता रही है जयपुर शैली की। तीसरी विशेषता आती है आकृति रचना में अंग प्रत्यंग के उभार के लिए परदाज का काम जयपुर कलम की निजी विशेषता रही है। ये परदाज जो आता है, ये एक विधि है जो मुगलिया विधि है, जिसमें कपड़े और चेहरे की बारीकियों को दर्शाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे परदाज कहते हैं। और ये परदाज 3 प्रकार की होती है, बिंदु परदाज, खत परदाज और धुआं परदाज। इसमें इसके द्वारा चित्र के अंदर गोलाई, गहराई और छाया प्रकाश को दर्शाया जाता है। अब 3 तरीके की परदाज होती हैं। मैंने बताया बिंदु परदाज। बिंदु परदाज में क्या होता है कि रंग की ब्रश के द्वारा बारीक बारीक बिंदुएं लगाए जाते हैं, और वो बिंदु जितनी गहराई से जिस भाग पर लगाए जाते हैं उस भाग पर वो चित्र की गहराई को दर्शाता है, और जहाँ पर वो संख्या में कम लगाते जाते हैं वो उसके उभार को दर्शाता है। इसी प्रकार आता है खत परदाज। खत परदाज में क्या होता है, जिस स्थान को गहराई से दर्शाना होगा उस स्थान पर बारीक बारीक रेखाएं की जाती हैं, संख्या में अधिक रेखाएं की जाती हैं, और जिस स्थान को उभार देना होता है वहाँ संख्या में कम रेखाएं की जाती हैं। उसके बाद धुआं परदाज। धुआं परदाज में पेंसिल को या रंग को रगड़कर प्रभाव दर्शाया जाता है। जिस तरफ मान लो गहराई दर्शानी होती है उस तरफ तो गहरे रंग का प्रयोग करते हैं, और जिस तरफ उभार दर्शाना होता है वहाँ पर कम गहरे रंग का प्रयोग करते हैं। इस तरह की विधि या का प्रयोग जयपुर शैली की निजी विशेषता रही है। हाशिए में ईरानी प्रभाव लिए बेल बूटे, फूल पत्तियाँ और विभिन्न पशु पक्षी हाशियों में ईरानी प्रभाव लिए हुए हैं।
ईरानी कला का प्रभाव लेकर बेल बूटे बनाए गए, फूल पत्तियां बनाई गई, विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियां सुसज्जित की गई है। और चौथी विशेषता आती है रंग संगति में। लाल, पीला और हरे रंग के अलावा हल्के रंग योजना में मुगल प्रभाव दृष्टिगत होता है। कालांतर में स्वर्ण रंग की बहुलता के साथ साथ माणक, पन्ना, मोती आदि रत्नों के चित्रों में अलंकारिक जड़ाई जयपुर शैली की निजत्व प्रदान करती है। अर्थात जयपुर शैली में जो रंग प्रयोग किया गया उन रंग संगति में लाल, पीला, हरे रंग का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा हल्के रंग योजना में मुगल प्रभाव दृष्टिगत होता है। लेकिन आगे चलकर जो चित्र बने उन चित्रों में स्वर्ण रंग की बहुलता के साथ साथ माणक, पन्ना, मोती आदि रत्नों के चित्रों में अलंकारिक जड़ाई जयपुर शैली की निजत्व को प्रदान करती है। अर्थात ये जयपुर शैली की निजी विशेषता रही है, जिनमें माणक, पन्ने, मोती आदि का प्रयोग, रंगों का प्रयोग किया गया। हरे रंग का अधिक के चित्र से के लिए चित्रों में चांदी के रंग की पतली किनार से युक्त लाल, काले रंग के हाशिए प्रधानता से बने गए हैं। अर्थात जयपुर शैली में हरे रंग का अधिक के लिए हुए जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में चांदी के रंग की पतली किनार से युक्त लाल, काले रंग के हाशिए बनाए गए। हाशिए का तात्पर्य होता है बाउंड्री को, चित्र के अलावा जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है उसके साइडों में जो जगह बच जाती है उसे कहते हैं हाशिए। उन हाशियों को इस तरह के बनाया गया। किस तरह के? हरे रंग के आधिक्य में चांदी रंग की पतली किनार से युक्त लाल, काले रंग के हाशिए बनाए गए थे। पांचवी विशेषता आती है जयपुर शैली में अंतराल व्यवस्था। अंतराल का मतलब होता है चित्रण भूमि की व्यवस्था। घटना के अनुरूप विकसित न होकर चित्र के ऊपर हिस्से को क्षितिज रेखा से विभाजित कर, मतलब घटना के आधार पर उस अंतराल को नहीं विभक्त किया बल्कि उन्होंने चित्र के ऊपर के हिस्से को क्षितिज रेखा से विभाजित कर आकाश को नीले रंग में चित्रित कर घुमावदार बादलों के चित्रण का प्रचलन बढ़ा दिया था। इस समय इस तरह के चित्र, घुमावदार बादलों के चित्र अधिक बनने लगे थे। और जयपुर शैली की छठी विशेषता जो आती है जयपुर शैली की विषय वस्तु है। अर्थात ये आखिरी विशेषता है जयपुर शैली की जिसमें किस तरह के विषय वस्तु का अंकन किया गया। वो आप जानते हो कि राजस्थानी शैली में तो जो आराध्य देव कृष्ण था और कृष्ण आराध्य देव होने के कारण राजस्थानी शैली के जितने भी राजपूत राजा थे उन राजपूत राजाओं ने अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्रों को चित्रित करवाया, जिनमें कृष्ण लीला, पौराणिक आख्यान, भागवत पुराण, आदि पुराण, बिहारी सतसई, दुर्गा सप्तशती, बारहमासा, रागमाला, दरबारी चित्रण, व्यक्ति चित्र और पशु पक्षी की लड़ाई, स्त्री सौंदर्य आदि का चित्रण प्रमुखता से हुआ है। ठीक है भाई। इस प्रकार आपकी ये राजस्थानी शैली या राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो चौथी स्कूल है, 4 नंबर वाली स्कूल है ढूंढाड़ शैली, उस शैली का समापन हुआ। इसके बाद अपन इन जो स्कूलों में जो चित्र बने हैं या पेंटिंग बनी है उन पेंटिंगों में कुछ प्रमुख पेंटिंगों को और इन स्कूलों के जो चित्र बने हैं उन चित्रों की प्रमुख विशेषताएं जो हैं उन विशेषताओं को अलग से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।